हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक राज एंड एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हम लिविंग वर्ड का रिवीजन करेंगे। लिविंग वर्ड का रिवीजन करने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे एंड ही इज अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर इज ऑल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th century and he gave the biological concept of species. Biological concept of species states that two individuals who belong to different species cannot reproduce and even if they reproduce they will not produce a fertile offspring. ठीक है, अगर दो इंडिविजुअल है एंड इफ दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज ओनली देन देयर रिप्रोडक्शन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, लेकिन अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर रिप्रोड्यूस करते हैं एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के रिप्रोड्यूस करने पर म्यूल बनता है एंड म्यूल इज इनफर्टाइल। सिमिलरली अगर आप मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी को लेंगे तो उससे हिनी बनता है। फीमेल दैट इज ऑल्सो हिनी इज ऑल्सो इनफर्टाइल। सिमिलरली टाइगर मेल एंड फीमेल लायन की वजह से टाइगॉन बनता है एंड फीमेल टाइगर एंड मेल लायन की वजह से लाइगॉन बनता है, लाइगर बनता है सॉरी। ये सारी स्पीशीज इनफर्टाइल है एंड जो भी स्पीशीज अगर आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तभी जाकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनती है। दिस इज नोन एज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। नाउ ही ऑल्सो गॉट द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? इट इज CBI। सी माने क्रेफूड प्राइज, बी माने बेल्जन प्राइज एंड आई माने इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों प्राइज होते हैं उसे कहा जाता है ही हैज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी एंड अर्नस्ट मेयर के पास ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी था। सो अर्नस्ट मेयर से रिलेटेड हमें 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। दिस इज डार्विन ऑफ द 20th century gave the biological concept of species, that there is reproductive isolation between two different species and he also has the triple crown of biology। ये 3 पॉइंट्स एक्चुअली बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं लेकिन आपको मिस नहीं करना है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रियल चैप्टर। नाउ लिविंग वर्ड में सबसे पहला है 1.1 दैट इज व्हाट इज लिविंग। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? दिस इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड हम जानते हैं दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स किस प्रोसेस से बढ़ते हैं? दैट इज सेल डिविजन। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम देखते हैं दैट प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन एनिमल्स में एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? बिकॉज अगर हम अपना ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले, आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइफ स्पैन हमारे एपिफिसिस जो होते हैं बोन के वो फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए और फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसके बाद सिर्फ गर्थ बढ़ सकती है बोन की लेकिन लेंथ नहीं बढ़ सकती है। नाउ हम जानते हैं जब भी अगर कोई चोट लगती है हमें तब वहाँ पर क्लॉट बनता है एंड बहुत दिन बाद वो क्लॉट उतर के वापस नया टिश्यू बन जाता है वहाँ पर। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये भी सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है, दैट इज माइटोसिस। सो सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो बाय सेल डिवीजन। नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, सपोज एक अमीबा, पेरेंट अमीबा है एंड वो रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन, तो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। सो हम कहते हैं दैट एक पेरेंट 2 डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है। हेंस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो टर्म्स है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एकदम म्यूचुअली इंक्लूसिव है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंस जैसे ही रिप्रोडक्शन हो रहा है वैसे ही ग्रोथ भी हो रहा है। ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स हो रहा है एंड इसी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स के थ्रू रिप्रोडक्शन भी हो रहा है एंड साथ ही साथ हमने देखा यही मेथड है जिसके थ्रू सेल डिवीजन भी हो रहा है। सो सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तीनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो ये लाइन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। नाउ ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ उसे कहते हैं हम जो 100% प्रेजेंट हो लिविंग में एंड 0% प्रेजेंट हो नॉन लिविंग में। दैट इज विदाउट एनी एक्सेप्शन दैट कैरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन इट शुड बी एब्सेंट इन एवरी नॉन लिविंग थिंग। दैट इज नोन एज डिफाइनिंग। अगर एक भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर वो चीज़ पाई जाती है और आई एम नॉट सेइंग एंड, आई एम सेइंग और एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है तो हम उसे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोलते हैं। हेंस ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन भी तो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर हम स्नोबॉल को स्नो के ऊपर रोल करते हैं उसका भी साइज बढ़ता जाता है ना। ये क्यों होता है? बिकॉज जो मटेरियल है उसका सरफेस के ऊपर एडिशन होता रहता है।
दैट इज नोन एज एक्रीशन. एक्रीशन मतलब accumulation ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज एक्सट्रिंसिकली. दिस इज नोन एज एक्रीशन. ठीक है. और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन लिविंग थिंग्स में इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है. हेंस अगर आपसे कोई पूछे दैट इज ग्रोथ द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, आप बोलेंगे नहीं. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इज इंट्रिंसिक ग्रोथ द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, आप बोलेंगे हाँ. क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है. बिकॉज हमारे अंदर ग्रोथ कैसे होती है? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म से. एंड प्रोटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सेल्स के अंदर. सो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर बट नॉट growth in general. Now reproduction is likewise a characteristics of living organism. ठीक है. characteristic माने मतलब हमें mostly living organism में वो देखने को मिलती है चीज़, लेकिन reproduction is not a defining character. क्यों defining character नहीं है? क्योंकि हमने देखा है mules, जिसकी हमने अभी बात करी, that it was not obeying the biological concept of species, hence it did not lead to the production of a fertile offspring. mules इनफर्टाइल होते हैं. साथ ही साथ स्टेराइल वर्कर बीज, हम जानते हैं बीज तीन तरीके की होती है एक भी किसी भी कॉलोनी में. एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर और एक होती है ड्रोन. ठीक है. वर्कर बीज स्टेराइल होती है. एंड साथ ही साथ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. ठीक है. हमने अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है दैट कभी कभी क्या होता है कपल्स कंसीव नहीं कर पाते फॉर 2 to 3 years, है ना. तब उनको जाकर ART सजेस्ट किया जाता है या फिर अडॉप्शन सजेस्ट किया जाता है ना. देन रिप्रोडक्शन इज also not a defining characteristics of life. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी गई है. सो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सिंस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो हम क्लास 11 में आके पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक जनरल आइडिया होता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं. ठीक है. नॉट इन अ पर्टिकुलर इवेंट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 4 चीज़ें होती हैं, नॉट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. आई मीन ठीक है. मैंने कैसे याद रखा था? इट वॉज MGFR, माई ग्रैंडफादर रिच. MGFR मियोसिस होता है किसके लिए? गेमीटोजेनेसिस के लिए. फिर गेमीटोजेनेसिस गेमीट्स बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है. एंड मियोसिस के जब मियोसिस हो रहा होता है, ठीक है, जब मियोसिस हो रहा होता है तब रिकॉम्बिनेशन होता है लीडिंग टू क्रॉसिंग ओवर, लीडिंग टू वेरिएशंस. हेंस हम लोग अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं. हम लोग अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन सिमिलर होते हैं. कुछ कैरेक्टर्स हम अपनी मम्मा से लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स पापा से लेते हैं. हेंस हम उनके सिमिलर होते हैं. एंड हम उनसे डिफरेंट इसलिए दिखते हैं क्योंकि वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी लाइक एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. हमने ये बात पहले भी कर ली थी. नाउ बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दैट प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ट्रू रीजनरेशन. ये इसमें होती है बडिंग. ठीक है. बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, जनरली पूछ लिया जाता है. ठीक है. सबको पता होती है ये चीज़. नाउ अब हम आते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ सिर्फ 3 है. फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, सेकेंड इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस. ये तीनों डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ है. नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ सेल. ठीक है. हर एक सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल्स प्रेजेंट है एंड कोई भी केमिकल स्टैटिक नहीं है. ठीक है. हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो ही जा रही है. ठीक है. एक कंप्लीट डायनामिज्म है सेल के अंदर. एंड इसी चीज़ को मतलब एक सेल किसी दूसरे सेल का एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम टर्नओवर कहते हैं. अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये टर्म कहलाता है टर्नओवर. कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स इज नोन एज टर्नओवर. हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना टर्नओवर होता है. ठीक है. एंड टर्नओवर किसके थ्रू होगा? थ्रू बेसिक केमिकल रिएक्शंस. एंड वी नो दैट ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल इज कैटलाइज्ड बाय द बायोकैटलिस्ट नोन एज एंजाइम. ईच एंड एवरी सिंपल फिजिकल रिएक्शन सच एज dissolution of CO2 into water, such as dissolution of CO2 into water is also catalyzed by an enzyme known as carbonic anhydrase. ये मैं आपकी सारी लाइंस बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर की बता रहा हूँ ताकि आपको इंटरलिंकिंग हो सके चैप्टर्स की. नाउ ये हो गया मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. ठीक है. हम लोग बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं. एनाबॉलिक रिएक्शंस आर एंडरगोनिक रिएक्शंस बिकॉज हम बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. एंड सिंस इट इज एंडरगोनिक रिएक्शन, डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी वुड बी पॉजिटिव and the energy of the products would be greater than that of the reactants. Similarly, जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसमें हम चीज़ों को तोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, उनका डेल्टा H दैट इज चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है. हेंस द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मच लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है. क्योंकि इसमें से हम एनर्जी को रिलीज करवा रहे हैं. जब भी हम बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि हमने पहले स्टोर करके रखी हुई थी. नाउ
मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। आगे की जो 3 लाइन है वो आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, बिकॉज कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी, इसलिए अगर आप इन तीनों लाइनों को अच्छे से समझे तो आपका बेनिफिट रहेगा। नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये कह रहा है कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स, ठीक है। ये कह रहा है कि हम लोग इन विट्रो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर भी रिएक्शंस को कैटलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ सेल सिस्टम के अंदर होता है, सेल फ्री सिस्टम के अंदर भी रिएक्शंस हो सकती है। लेकिन these isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living, ठीक है। अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस हो रही होती तो हम इसे लाइफ कहते हैं, क्योंकि कुछ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बनती है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से रिएक्शंस कैटलाइज होती है। लेकिन सिंस हम इन रिएक्शंस को आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब कैरी आउट करवा रहे हैं, हम इसे नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग कहेंगे। नाउ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, जो कि पहली बात करी गई थी, आर नॉट लिविंग थिंग्स। क्यों? क्योंकि दे आर आउटसाइड द बॉडी एंड दे आर नॉट बीइंग कैटलाइज्ड बाय द बायोकैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स, ठीक है। दे आर नॉट बीइंग कैटलाइज्ड बट आर श्योरली लिविंग रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो हम करवा ही रहे हैं ना, दे आर लिविंग रिएक्शंस बट आउटसाइड द बॉडी। नाउ तीसरी चीज है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी की लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शियसनेस क्या है? क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है? रिस्पॉन्स करना किसी भी स्टिमुलाई का, रिस्पॉन्ड करना टू एनी स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई है, सपोज तुमको किसी ने थप्पड़ मारा तो तुम लोग वापस उसको झापड़ मारोगे, है ना। दैट इज स्टिमुलस था एंड उसका एक रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। एंड इसी चीज़ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, एंड वो प्लांट उसकी तरफ झुक जाता है, ठीक है। आप ये अपने प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हो दैट जिस तरफ से सनलाइट आ रही होती है प्लांट उसकी तरफ झुक जाता है, ठीक है। ये भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है। इसमें स्टिमुलस क्या था? लाइट का। रिस्पॉन्स क्या था? बेंडिंग थी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस और इरिटेबिलिटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कॉन्शियसनेस और इरिटेबिलिटी के लिए एक मेजर फैक्टर जो कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एक्ट करता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। आपको नहीं बोलना है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अगर सपोज मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल लेता हूँ, एंड बैक्टीरिया का अगर मैं मानता हूँ इकोलाई है, इकोलाई का फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। तो मैंने अगर उसके मीडियम में ग्लूकोज डाला हुआ है, हम जानते हैं वो ग्लूकोज को ले लेगा एंड उसको मेटाबोलाइज करेगा। लेकिन एक बैक्टीरिया ने उस चीज़ को कैसे सेंस किया दैट उसके सराउंडिंग मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है? इट इज थ्रू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन ए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज थ्रू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से उसने सेंस किया। देन थ्रू वेरियस मॉलिक्यूल्स सच एज परमिएज, उसने उस ग्लूकोज को अंदर लिया एंड उसको मेटाबोलाइज किया थ्रू वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। नाउ यहाँ पर और लाइन्स पढ़ते हैं हम। इट इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई व्हिच कुड बी फिजिकल, झापड़ मारना, केमिकल, सपोज आपके ऊपर एसिड गिर गया, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप बेसिकली चिल्लाओगे एंड पीछे की तरफ हटोगे, या फिर अगर आपको कोई गर्म चीज़ लग गई, विड्रॉल रिस्पॉन्स। और इट कैन बी बायोलॉजिकल, जैसे मैंने आपकी सनलाइट की बात करी है, उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट। नाउ वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे कौन कौन से? टेस्ट, स्मेल, साइट, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें, ये सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारी कौन सी है? हमारे आई, हमारा नोज, हमारा ईयर, ठीक है, माउथ, टंग, ये सारी चीज़ें, स्किन। सो दीज आर ऑल द सेंस ऑर्गन्स। नाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज लाइट, ठीक है। हम जानते हैं अगर सपोज बहुत हाईलाइट कंडीशन है एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, इसलिए प्लांट क्या करेगा? वो अपने स्टोमेटो को क्लोज कर लेगा ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस मिनिमाइज हो जाए। सिमिलरली जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये चीज़ होगी, एंड वाटर के थ्रू भी यही होगा। नाउ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पोल्यूटेंट्स के रिस्पॉन्स में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स है वो बेसिकली हर्ब को एकदम खाते खाते उनको बढ़ने नहीं देती है। इसलिए आप इकोलॉजी वाले अपने इकोलॉजी यूनिट में पढ़ेंगे दैट सम प्लांट्स प्रोड्यूस पॉइजन सच एज सेरिब्रोसाइड्स, जिसको खाने की वजह से बेसिकली मतलब बहुत एडवर्स रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं एनिमल के अंदर जो कि उसको ग्रेस कर रहा है ना। इसलिए ओवर द टाइम वो ग्रेस करना छोड़ देता है एंड प्लांट अपना आराम से ग्रो कर सकता है। एंड पोल्यूटेंट्स भी आप अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे दैट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से फियोफाइटिन बनता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज हार्मफुल टू द लाइकेंस। ये सारे एग्जाम्पल्स है, आपको पूरी बायोलॉजी इस पहले चैप्टर से कनेक्ट करने को मौका मिलता है आपको, ठीक है ना। All organisms from prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, ठीक है। हमने हार्मोन वाले चैप्टर में बात करी थी दैट इसमें बेसिकली मेलाटोनिन इन्वॉल्व होता है। मेलाटोनिन हमारे अंदर बेसिकली डे लाइट साइकिल को
रेगुलेट करता है। लेकिन बाकी सारे सीजनल पीरियड्स के अंदर जबकि रातें लंबी होती है एंड डेज शॉर्ट होते हैं, तब मेलाटोनिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जीएनआरएच इनहिबिट हो जाता है। एंड जीएनआरएच इनहिबिट हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होगी उस सीजनल पीरियड के अंदर। सिमिलरली जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में हम बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो अबाउट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, ठीक है। हम अपने एनिमल किंगडम वाले में ये चीज़ पढ़ चुके हैं दैट ऑस्मोरिसेप्टर्स की प्रेजेंस होगी बहुत सारे किंगडम्स के अंदर, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर, सच एज पॉरीफेरा, सच एज सीलेंट्रेटा एंड बाकी टीनोफोर्स में हम लोग स्टैटोसिस नाम के भी एक ऑर्गन को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से स्टैटोसिस नाम की भी एक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस का सेंस बनता है ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। ये सारे क्या सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। नाउ ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज aware of itself, that is self consciousness. Now self consciousness सिर्फ human beings का characteristic है, hence self consciousness is not the defining property of life. Consciousness is but not self consciousness. Self consciousness सिर्फ कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, सच एज हम, दैट इज ह्यूमन बींग्स, एंड सच एज ऑक्टोपस में भी आपको देखने को मिलती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके बारे में अभी तारीफ करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, मैं बोलूँगा अगर तू भाई तू बहुत हैंडसम है, लेकिन और सपोज मैं किसी लड़की को कह देता हूँ दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको अच्छा फील करवाएंगी, ठीक है, अपने बारे में अच्छा फील करवाएंगी। आप जब भी बाहर निकलते हैं आप एकदम बटन के निकलते हैं, शीशे के सामने अपनी बाल सजाएंगे, आप लोग कोम करके जाएंगे, दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप अपने इमेज के बारे में, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो, है ना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पर एक कंडीशन की बात करी गई है दैट इज कोमा और ब्रेन डेड कंडीशन, मतलब बेसिकली नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है, बीच की कंडीशन है जिसे हम ब्रेन डेड कहते हैं या फिर वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन डेड कंडीशन में भी हम तब कहते हैं जब किसी भी बंदे का जो प्यूपिल साइज हो वो एकदम डायलेटेड हो, तब हम उससे ब्रेन डेड मान लेते हैं, ठीक है। अगर एकदम पिन पॉइंट हो तो उसका चांसेस है दैट वो कोमा से वापस रिकवर कर जाए, लेकिन अगर एकदम डायलेटेड हो चुका है तो कोई चांस नहीं होता। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells, ठीक है। सपोज मैं एक हायरार्की को लेता हूँ दैट सपोज देयर आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आपके मोनोसैक्राइड्स हो गए, आपके अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, ये आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। जब इनका जुड़ना होगा, ठीक है, थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर एक प्रोटीन चेन को बनाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलकर फैट को बनाएंगे, बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स डाइसैक्राइड्स मिलकर पॉलीसैक्राइड्स बनाएंगे, ठीक है, इनसे हम क्या बनाएंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में इंटरकन्वर्जन के थ्रू वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करवाएंगे। सपोज एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर सपोज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को करवाएंगे, अगर क्लोरोप्लास्ट हो गया तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस को करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली एक एक सेल ऑर्गेनेल को देखें तो क्या उसमें हम कह सकते हैं कि दैट वो लिविंग है? हम बोलेंगे नहीं, इट इज़ नॉट लिविंग, क्योंकि सपोज अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें करवाना है तो उसके लिए जो सबस्ट्रेट आ रहा है वो आएगा तो क्लोरोप्लास्ट से ना, तो हम आइसोलेटेड उस चीज़ को लिविंग नहीं कह सकते हैं। जब ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सोल्यूशन के अंदर रहते हैं, वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस जहाँ पर कैटलाइज हो रही होती है सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होकर, इस पूरे सिस्टम को हम सेल कहते हैं। एंड जब ये सारे सेल मिलकर एक टिश्यू को बनाते हैं तो वेरियस इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अराइज होती है थ्रू इंटरैक्शन बिटवीन दीज सेल्स, ठीक है। इसमें मैं आपका केमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं हम पढ़ते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट, लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट, वाटर की एकदम डिफरेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट, ठीक है। ये वही वाली चीज़ है दैट interactions at a lower level result in emergent properties at a higher level of organization, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। Now this phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels। कौन सी हायरार्की की बात करी मैंने, बायो माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर ये कैटलाइज करेंगे इंटरैक्शंस को, वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो कि अकर करेंगी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर,
कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल के अंदर होंगे, सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपकी हायरार्की, हर लेवल पर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अराइज हो रही हैं ड्यू टू इंटरेक्शंस एट द लोअर लेवल। इसका ये मतलब होता है। नाउ ये सारी डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग को पढ़कर हमें एक बेसिक डेफिनेशन लाइफ की मिल जाती है दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग थ्रू डिवीजन, सेल्फ इवॉल्विंग मतलब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुआ है थ्रू एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन को अगर आपको सिंपली समझाना हो तो आप बोलेंगे देयर इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एक सिंगल प्रोटोसेल थी जिससे हमारी पूरी डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड के ऊपर क्रिएट हुई है। ठीक है, उसी सिंगल प्रोटोसेल से हम बने हैं, उसी सिंगल प्रोटोसेल से आपकी फिशेस बनी है, उसी सिंगल प्रोटोसेल से आपके गोरिल्ला बने हैं, चिंपैंजीज बनी है, सारी चीज़ें उसी एंसेस्टर प्रोटोसेल से बनी है। ठीक है, एंड उसके कैरेक्टर्स हम में भी आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स मतलब उनमें जो जेनेटिक मटीरियल था वही वेरिंग डिग्री पर हमारे अंदर भी इनहेरिट हुआ है थ्रू वेरियस स्टेजेस, थ्रू मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। वही सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आई है, लेकिन टू अ लेसर डिग्री और टू थ्रू वेरिएबल डिग्रीज। मतलब सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें एंसेस्ट्रल कैरेक्टर सपोज 80% है, सपोज कोई और है उसके अंदर 70% है। ठीक है, तो ये वेरिएशन रहेगा, लेकिन जो जेनेटिक मटीरियल है वो सेम रहेगा, उसमें बहुत ही कम वेरिएशन होंगे ना। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, कैसे लाइफ बनी अर्थ के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्योर। ठीक है, ये दोनों लाइन्स का मतलब आपको एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पड़ेगा, आप मतलब पड़ेगा। ठीक है, नाउ they are self-regulating as well. Living organisms are self-regulating interactive systems capable of responding to the external stimuli known as consciousness or irritability. Now, all living organisms, present, past and future, are linked to one another by sharing the common genetic material that is DNA, but to varying degrees. ठीक है, ये बात हम अभी कर रहे थे। Now, diversity in the living world. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. ठीक है, अगर आप इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा दिस इज नोन एज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। एक सिग्मोइडल पैटर्न बनता है। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था मेरे ख्याल से इसको। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बेसिकली जैसे जैसे आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ स्पीशीज या डिस्कवर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर अब आफ्टर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम वो इंक्रीज बहुत ही कम होता जाएगा। सपोज जो ग्राफ का स्टीपनेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड पर्टिकुलरली एक पॉइंट के बाद सैचुरेट करने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको यहाँ पर इन्होंने सिंपली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है जहाँ पर हमको एक बेसिक आइडिया लगना चाहिए बायोलॉजी क्या पढ़ने वाले हम अगले 2 सालों के अंदर। ठीक है, यहाँ पर तो हम रिविजन करें, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ those who are in 11th right now. Now, number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. And अगर आपको अप्रिशिएट करनी है द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ तो प्लीज़ आप इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़े बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताए होते हैं कि मतलब कितनी फिशेज है, कितने आर्थ्रोपोड्स है, कितने इंसेक्ट्स है। ठीक है, इंसेक्ट्स बेसिकली 20,000 से भी ज़्यादा डिफरेंट इंसेक्ट्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है ना। अगर मैं डाइवर्सिटी वर्ड इन जनरल यूज़ करूँ किसी भी एरिया के लिए, सो इट वुड इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप देखना। बायोडाइवर्सिटी वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो इट इज बेसिकली रेफरिंग टू ओनली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दैट एरिया। ठीक है, वेदर इट बी प्लांट्स, वेदर इट बी एनिमल्स, ठीक है, एनीथिंग और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन बायो जब मैंने वर्ड लगा दिया तो बायो का मतलब लाइफ ही होता है ना। बायोलॉजी वर्ड का बेसिकली मतलब यही होता है, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी, सो स्टडी ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे बात करी गई है नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, आपको बेसिकली जब भी आपको टैक्सोनॉमी करनी होती है या फिर सिस्टमैटिक्स करनी हो, ये दोनों वर्ड्स क्या मतलब रखते हैं हम आगे बात करेंगे। आपको बेसिकली 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, so there is a need to standardize the name of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. ठीक है, हम लोग यहाँ पर आम कहते रहेंगे मैंगो, ठीक है, लेकिन बाहर वाले को ये चीज़ पता नहीं चलेगी, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम उसका एक स्टैंडर्डाइज नाम रखें। एंड इसी के लिए कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था। नाउ नॉमेनक्लेचर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ऑब्वियस ही बात है, जब तक हम करेक्ट स्पीशीज को करेक्ट मतलब कलेक्ट नहीं करेंगे एंड उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक नॉमेनक्लेचर तो बहुत दूर की बात होगी। सपोज मैं बात कर रहा हूँ आम की, लेकिन मैं उठा कर लेकर आया पोटैटो, ठीक है,
एंड मैं पोटैटो को देखकर ही अपने पूरे आम के फीचर्स गिनाई जा रहा हूँ लोगों को एंड इसी को ही मैं नाम दे देता हूँ मैंजीफेरा इंडिका, तो एक तो एक गलत प्रोसीजर हो जाएगा ना। इसलिए हमें केयरफुली कलेक्ट करना होता है विद आइडेंटिफाइंग फीचर्स कि हम लोग एग्जैक्टली किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं एंड देन हमें नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ना होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब आप उनके फीचर्स को देखेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में मेरे को बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, देन आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, आप बोलोगे हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, हाँ तो फिर मतलब ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा। देन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तब जाके आप उसका नाम रखेंगे एंड जब ये तीनों स्टेप्स हो जाएंगे देन जाकर आप उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंडर मैं इस ऑर्गेनिज्म को रखने को पसंद करूंगा। ठीक है, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना। ICBN की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, दैट सारे प्लांट्स के नाम इसी बेसिस पर रखे जाते हैं जो रूल्स इसमें लिखे हुए हैं, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एनिमल्स के नाम रखे जाते हैं। नाउ binomial system of nomenclature was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy. He wrote the book Systema Naturae and also coined the term systematics. Now, अभी हम बेसिकली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म के नाम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला नाम होता है जेनरिक नेम और दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉलर लेटर, ठीक है, स्मॉल केस में, एंड जेनरिक नेम अपर केस में। एंड व्हेन हैंड रिटन तो इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो हम इसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। एंड इन दोनों वर्ड दैट इज जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट का जो ओरिजिन होगा वो लैटिनाइज किया जाएगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिनल ओरिजिन, ठीक है, उनको लैटिनाइज किया जाएगा। क्यों लैटिनाइज किया जाएगा? क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, इट इज अ नॉन इवॉल्विंग लैंग्वेज, इट इज अ नॉन इवॉल्विंग लैंग्वेज, हेंस उसमें किसी नए वर्ड्स का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। हेंस 100 साल डाउन द लाइन अगर हम कोई वर्ड उसमें तब भी ढूंढेंगे उसका मतलब वही होगा जो हम आज पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो यहाँ पर मैंगो की बात करी गई है, दैट मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ पर क्योंकि हमारी बुक है इसलिए इसको इटैलिसाइज किया गया है, लेकिन जब हम हाथ से इसको लिखेंगे तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करके लिखेंगे। एक और बात, जो बंदा इसको डिस्कवर करता है, ठीक है, सपोज इस केस में कैरोलस लीनियस था, है ना, वो अपना नाम साथ में लिखेगा, ठीक है, बाद में उसका नाम भी लिखना होता है। एंड ये नीट 2019 का क्वेश्चन था कि मैंजीफेरा इंडिका को तो बेसिकली आप इटैलिसाइज करके लिखोगे, लेकिन लिन को आप रोमन में लिखोगे, लिन को आप रोमन में लिखोगे एंड एब्रीविएशन के साथ लिखोगे। सपोज मैंने लिन इटैलिक में लिख दिया तो वो गलत होगा, मैंने लीनियस पूरा लिख दिया तो वो भी गलत होगा, तो मेरे को रोमन में लिखना है और एब्रीविएट करके लिखना है। इसी को हम पूरा सिस्टम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आपको सुनकर अच्छा लगेगा, दैट एक्चुअली कैरोलस लीनियस का असली नाम था कार्ल वॉन लिन, ठीक है, उनका असली नाम था कार्ल वॉन लिन, लेकिन सिंस उन्होंने अपना खुद ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था इसलिए उन्होंने अपना नाम पूरा कर लिया कैरोलस लीनियस, मतलब उनका नाम भी उन्होंने दो वर्ड्स के अंदर कर दिया। सो दिस इज नोन एज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हम आगे बात करते हैं, एक और सिस्टम है दैट इज आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, दैट इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली बाइनोमियल में क्या होता है, दो होते हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, लेकिन ट्राइनोमियल में एक चीज ऐड हो जाती है दैट इज सबस्पीशीज और वैरायटी। इसको किसने दिया था? इसको दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। फॉर एग्जांपल क्रो का ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ नाम होगा कॉर्वस स्प्लेंडेंस, गोरिल्ला का होगा गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, कैबेज का होगा ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, एंड इंडियन बबूल का होगा एकेशिया नाइलोटिका इंडिका, ठीक है। हमने बेसिकली एंड में क्या किया है, एक सब स्पीशीज या वैरायटी को इंक्लूड किया हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, ये सब कैटेगरी होती है, डोंट वरी, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो यहाँ तक हम ये सारी चीज़ों की बात कर चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर बात करी गई है टैक्सॉन की। व्हाट इज अ टैक्सा? टैक्सा की बेसिक डेफिनेशन, बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज अ टैक्सॉन? Taxon is a taxonomic category of any rank. Taxon is a taxonomic category of any rank in the hierarchy. हम हायरार्की बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट क्या होता है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ठीक है, ऐसी आगे चीज़ें बढ़ती है। इसके लिए निमोनिक क्या है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। एंड बेसिकली जो बायोलॉजिकल एंटिटी हमें चीज़ देखने को मिलती है रियल लाइफ में, दैट इज स्पीशीज। जब उनका हम एग्रीगेट बनाते हैं तो एक जीनस बनता है, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फर्दर, ऊपर की तरफ हम किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें वेरियस सब कैटेगरीज भी होती है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सो सपोज अगर मैं डॉग बोलूँ,
डॉग अगर मैं सपोज किसी एल्सेशियन की भी बात करूँ, दैट इज अ स्पीशीज, ठीक है, एंड दैट इज अ टैक्सॉन इन इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं डॉग बोलूँ, डॉग इज ऑल्सो अ टैक्सॉन। कैट बोलूँ, कैट इज ऑल्सो टैक्सॉन। अगर मैं बोलूँ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इज ऑल्सो टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी हायरार्की इज नोन एज टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी हायरार्की इज नोन एज टैक्सॉन। मतलब किंगडम भी एक टैक्स है, फाइलम भी एक टैक्स है, स्पीशीज भी एक टैक्स है, हर चीज एक टैक्स है। टैक्सा बेसिकली टैक्सा का बेसिकली मतलब होता है ग्रुप या कैटेगरी। आप कोई भी ग्रुप या कैटेगरी का नाम लेंगे, सपोज मैं बोलता हूँ ग्रुप ऑफ डॉग्स, वो एक टैक्स है। ग्रुप ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, जिनको मतलब बेसिकली कार्निवोरा ऑर्डर में डालते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा इज ऑल्सो टैक्सा इन इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एनिमल्स, एनिमल्स भी एक तो ग्रुप ही है ना, मतलब हमने बेसिकली उसको किसी चीज से डिलीनिएट कर दिया, दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स से हमने डिलीनिएट करके ग्रुप बना दिया, दैट इज एनिमल्स। एनिमल्स इज ऑल्सो टैक्सा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली सपोज मैं बोलूँ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स इज ऑल्सो टैक्सा, है ना। ये सारी चीजें टैक्स है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इज नोन एज टैक्सॉन, ठीक है, बेसिकली ग्रुप होता है। नाउ टैक्सॉन के वेरियस शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, सेम ही चीज है, बस वर्ड डिफरेंट है। टैक्सॉन इज द सेम एज ग्रुप, इट इज द सेम एज कैटेगरी, इट इज द सेम एज रैंक, इट इज द सेम एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन सारे शब्दों का मतलब एक होता है। नाउ जो हमने पहले बात करी थी CINC की, दैट इज कैटेगराइजेशन, सॉरी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, उन सारे बेसिस के ऊपर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। दैट टैक्सोनॉमी मीन्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने क्या बोला था, कैर्लोस लीनियस। लेकिन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हु कॉइन्ड द टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इट इज डी कैंडोले, ठीक है। डी कैंडोले ने टर्म कॉइन किया था, CTD मतलब कॉइन द टर्म। टैक्सोनॉमी वर्ड वाज बेसिकली कॉइन्ड बाय डी कैंडोले, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स कौन है, कैर्लोस लीनियस है, ठीक है। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ बेसिकली यही बात थी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में हमने पहली बात की थी। नाउ सिस्टमैटिक्स इज एन इवॉल्व्ड ब्रांच। सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के फादर भी कौन है, कैर्लोस लीनियस है, एंड सिस्टमैटिक्स वर्ड को कॉइन करने वाले भी कैर्लोस लीनियस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ Latin word systema means systematic arrangement of organisms, ठीक है, this is very important। एंड हमने पहली बात करी थी दैट कैर्लोस लीनियस की बुक थी सिस्टमा नेचुरी। नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यहाँ पर मैं पहली बात कर चुका हूँ आपको। टैक्सा बेसिकली क्या मतलब होता है, ईच स्टेप्स represent rank or a category or a group or a unit of classification or a taxon itself, ठीक है। Since category is the part of overall taxonomic arrangement, ध्यान से ये लाइन सुनना ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने क्या बोला था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इज नोन एज अ टैक्सॉन, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होगी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बेसिकली क्या है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। ईच कैटेगरी रेफर टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक। मतलब कैटेगरी, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक, ये सारी चीजों का मतलब एक ही होता है, दैट इज टैक्सॉन। सो एंड ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक एंड ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वही चीज को आपने रिपीट किया हुआ है। एंड दीस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। सिंपली इसका मतलब है दैट जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं आप उसको एवोल्यूशन के बेसिस पे करते हैं, इसलिए सिस्टमैटिक्स इज मोर इवॉल्व्ड देन टैक्सोनॉमी। आपने बेसिकली यार सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया, आपको क्लासिफिकेशन इतना यूजफुल नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आपने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड जेनेटिक मटेरियल में कितना वेरिएशन है, कितनी सिमिलैरिटी है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसके बेसिस पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं दैट वुड बी मच मोर फ्रूटफुल, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर बेसिकली अभी बात करी जाएगी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बेसिक एलिमेंट्स की। सो सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे। एंड आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सिंस कई सारी स्पीशीज को बनकर एक जीनस बनता है, कई सारी जीनस को मिलकर एक ऑर्डर बनता है, ठीक है। ऐसी जैसे जैसे ऊपर जाती हैं चीज़ें तो आपकी जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करती जाएगी। सपोज दो स्पीशीज के एक मेंबर है, ठीक है, उनको आपने एक स्पीशीज के अंदर रख दिया, ठीक है, तो क्यों रखा, क्योंकि उनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इवेंचुअली ये स्पीशीज एक बहुत बड़े किंगडम का भी पार्ट होगी जिसमें बहुत तरीके की स्पीशीज होंगी, तो उनका आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है वो बहुत वीक होगा, लेकिन एट द लेवल ऑफ स्पीशीज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा।
Hence, as we move from species to kingdom, the number of common characteristics decrease. The number of common characteristics decrease. ठीक है, आपको ये लाइन याद रखनी है एंड ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सबसे पहला क्वेश्चन है. नाउ यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, दैट मैंगोफॉर्म मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं, जिसमें मैंजीफेरा बेसिकली जीनस को डिनोट करता है एंड इंडिका आपका स्पीशीज को इंडिकेट करता है. सोलोनम टिबरोसम दैट इज पोटैटो, पैंथेरा लिया दैट इज लायन. ठीक है, मैंजीफेरा, सोलोनम एंड पैंथेरा आर बेसिकली द जेनरा एंड the other parts that is Indica, tuberosum and Leo are basically the species. Now पैंथेरा हमने बात करी थी जीनस था. ठीक है, पैंथेरा हमने बात किया लियो दैट इज लायन, पैंथेरा टिग्रिस होता है टाइगर, पैंथेरा पार्डस होता है लेपर्ड. ठीक है, एक ही जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है. हमें ऑब्वियसली बात है, हमें पता चल जाएगी ये बात. ठीक है, नाउ होमो सेपियंस किसका नाम है? हमारा नाम है होमो सेपियंस. नाउ जीनस क्या है? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. ठीक है, एक और पढ़ता हूँ. इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. ठीक है, ये बात समझ आ गई. नेक्स्ट, व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. ठीक है, सपोज दो जीनस है, जीनस ए के अंदर सपोज 10 स्पीशीज है एंड जीनस बी के अंदर भी 10 स्पीशीज है. ठीक है, लेकिन जीनस ए की जो 10 स्पीशीज है वो आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होंगी एज कम्पेयर टू द 10 स्पीशीज ऑफ द अदर जीनस. ठीक है, इसका बेसिक मतलब यही है. नाउ यहाँ पर हमने पहली बात कर ली थी पैंथेरा, टिग्रिस, पार्डस और लियो की. ठीक है, एंड दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस नोन एज फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट. ठीक है, फेलिस जीनस में कौन सी चीज़ें आती है? बेसिकली कैट्स आते हैं. नाउ आगे बात करते हैं फैमिली. Family as a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे number of similarities, number of common characteristics decrease होते जाएंगे. Solanum, Petunia and Datura are placed in family Solanaceae. ठीक है, Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with the genus Felis in the family Felidae. ठीक है, इसलिए हम टाइगर, लेपर्ड और लायन को बेसिकली बिग कैट्स कहते हैं, है ना. जब भी डिस्कवरी चैनल पर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री आती है तो ये बेसिकली क्या टाइटल्स होते हैं उनके? बिग कैट्स करके आते हैं, क्योंकि बेसिकली वो सेम फैमिली को बिलोंग करती है, दैट इज फेलिडी. ठीक है, फेलिडी और एक और फैमिली होती है कैनिडी. कैनिडी में बेसिकली कौन होंगे? हमारे डॉग्स होंगे. ठीक है, एंड हम हायर लेवल पर जाके देखेंगे दैट फैमिली फेलिडी और कैनिडी मिलकर भी एक ही ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे, दैट इज कार्निवोरा. ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है. हमने पहले किसकी बात करी थी? सोलनेसी की. सोलनेसी एक फैमिली, एक और फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी. सोलनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी मिलकर एक ऑर्डर को बनाएंगे, दैट इज पॉलीमोनियल्स. एंड सिमिलरली फेलिडी और कैनिडी फैमिली मिलकर क्या बनेंगी? ऑर्डर बनेगा कार्निवोरा. एंड देन फर्दर आएगा क्लास. क्लास में क्या होगा? वेरियस ऑर्डर्स होंगे. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया अलोंग विद कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज टाइगर, कैट एंड डॉग. मतलब हमने बेसिकली क्या देखा था? फेलिडी और कैनिडी को हमने मिलकर एक उसमें ऑर्डर में डाल दिया था, दैट वाज नोन एज द कार्निवोरा. सिमिलरली मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन को भी एक ही ऑर्डर में हमने डाला था, दैट इज प्राइमेटा. प्राइमेटा एंड कार्निवोरा को मिलाकर हम एक ही क्लास में डाल देंगे, दैट इज क्लास मेमेलिया. इसका बेसिक मतलब यही है. नाउ नेक्स्ट इज फाइलम. फाइलम बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स में हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का. ठीक है, फाइलम को टर्म को किसने पॉइंट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट होगा अभी, लेकिन बस सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं दैट द फाइलम टर्म वाज कॉइन्ड बाय हैकेल एंड डिवीजन वाज कॉइन्ड बाय इकलर. ठीक है, बेसिकली कॉइन द टर्म इस चैप्टर से इसी के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली आया जाता है. एंड एक और जो मैंने आपको पहले बेसिक कंफ्यूजन बताया था दैट टैक्सोनॉमी वर्ड को किसने कॉइन किया था? डी कैंडोलरे एंड नॉट कैरोलस लिनियस. वेरी इंपॉर्टेंट, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ना यहाँ पर बेसिकली फाइलम की बात करेंगे, ये बहुत सिंपल सी बात है. एंड देन बेसिकली किंगडम आता है. ठीक है, एंड देन यहाँ पर बात करेंगे ये सब कैटेगरीज. नाउ सब कैटेगरीज के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए बिकॉज नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अगर आपने देखा होगा दैट उन्होंने पूछा था ट्राइब क्या होता है. ट्राइब इज बेसिकली सब कैटेगरी प्रेजेंट बिटवीन द फैमिली एंड द जीनस. फैमिली एंड द जीनस. ठीक है, एंड एक एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, ट्राइब तो बेसिकली पूछा जा चुका है, लेकिन एक और एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं पूछा गया नीट के अंदर, दैट इज कोहर्ट.
कोहोर्ट क्या होता है? COHORT, बेसिकली इट इज अ सब कैटेगरी प्रेजेंट बिटवीन द क्लास एंड द ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्राइब को आप भूल जाएंगे तो भी चलेगा बिकॉज ऑलरेडी आ चुका है वो, उसके आने के चांसेस कम है। लेकिन क्लास एंड ऑर्डर के बीच में क्या होता है? कोहोर्ट। ये एम्स पूछ चुकी है लेकिन नीट नहीं पूछी है, ठीक है। एंड बेसिकली ये सारी चीजें इस बार मर्ज हो चुकी है, सो आई होप ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन वेरियस अदर सब कैटेगरीज क्या होती हैं? बेसिकली किसी भी चीज़ के ऊपर एंड किसी भी चीज़ के नीचे, उस बेसिस पर नाम रखे जाते हैं। दैट इज फैमिली से ऊपर सुपर फैमिली, फैमिली से नीचे सब फैमिली, ऑर्डर से ऊपर सुपर ऑर्डर एंड ऑर्डर से नीचे सब ऑर्डर। स्पीशीज से नीचे क्या आता है? हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में बात करी, दैट इज सब स्पीशीज और वैरायटी। किंगडम से ऊपर क्या चीज़ आएगी? हमने बात करी स्पीशीज से नीचे। किंगडम से ऊपर भी एक चीज़ आती है, अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा तो आपको ये बात पक्का पता होगी दैट किंगडम से ऊपर आता है डोमेन। बेसिकली 3 डोमेन होते हैं। कौन कौन से डोमेन होते हैं? यूकैरिया, प्रोकैरिया एंड आर्किया, ये 3 डोमेन होते हैं। एंड बेसिकली डोमेन किस बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं? ड्यू टू 16S राइबोसोमल RNA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16S राइबोसोमल RNA। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने बेसिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस कर लिया एंड बेसिकली ये लाइन जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं दैट एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty determining the relationship to other taxa at the same level, ठीक है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल 1.1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं एंड मैंने एक और एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। क्यों आप पूछेंगे? क्योंकि ये आपकी NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेसिकली देख सकते हैं, अभी तक आपने लेक्चर में देखा होगा दैट मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स पर मैंने NCERT एग्जाम्पलर को कोट किया है, ठीक है। बिकॉज NCERT एग्जाम्पलर भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें इनको इग्नोर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक NCERT प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर MCQs है एंड वेरियस शॉर्ट आंसर है, 9 आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एंड बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT भी इसके अंदर देखे जाते हैं। एंड जब यही क्वेश्चन नीट के पेपर में उठ के आ जाते हैं, सब लोग हल्ला मचाते हैं दैट आउट ऑफ NCERT। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो आपको उससे बेसिक रिलेटेड थ्योरी पता होती, ठीक है। इसलिए मैंने वेरियस पॉइंट्स पर इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। एक और NCERT एग्जाम्पलर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है, गारंटी बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर उन्होंने NCERT एग्जाम्पलर नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो भी मैं बाद में एंड में इंक्लूड करूँगा, प्लीज स्टे ट्यून्ड, है ना। सो लेट्स सी टेबल 1.1 वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बायोलॉजिकल नेम पता होनी चाहिए, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम पता होनी चाहिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको NCERT एग्जाम्पलर में एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे को याद आया। बेसिकली उन्होंने पूछे इन सारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के सफिक्सेस क्या है, ठीक है। फैमिली का सफिक्स होता है AC, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। फैमिली का होता है AC, ऑर्डर का होता है एल्स, क्लास का होता है AE एंड डिवीजन का होता है फाइटा। फाइलम या डिवीजन का होता है फाइटा। बेसिकली एंजियोस्पर्म को ओल्डर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम मैग्नोलियोफाइटा कहते हैं, मैग्नोलियोफाइटा, इसलिए वहाँ से टर्म आया फाइटा। सो आपको ये सारे सफिक्स याद होने चाहिए। नाउ मैन का हम जानते हैं होमोसेपियंस, होमो, होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा। आपको बेसिकली कैसे भी करके आपको ये टेबल याद करना है, ठीक है। आप बार बार इसको देखो, अपने टेबल के ऊपर चिपका दो, अपने वॉल के ऊपर चिपका दो, ताकि आप बार बार इसको देखते रहो एंड आपको ये याद हो जाए, बिकॉज बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने की। एंड एक और एग्जांपल जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया वो बेसिकली आपका मैंने NCERT एग्जाम्पलर से लिया है, क्योंकि उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सोलेनम ट्यूबरेसम हमने पहले बात करी थी, दैट इज सोलेनम, फैमिली सोलेनेसी, पॉलीमोनियल्स, डाइकोटिलेडोने एंड एंजियोस्पर्म। ये भी आपको एग्जाम्पल उसके अंदर इंक्लूड करना है। नाउ द लास्ट सेक्शन इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड हम किसके लिए यूज करते हैं? फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये बेसिक इसका एम है। नाउ वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? सबसे पहला हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ओनली फॉर प्लांट्स। हर्ब नाम से पता चल रहा है ओनली फॉर प्लांट्स, नॉट फॉर एनिमल्स। बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको आगे ये पॉइंट्स बताए हुए हैं। सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन, फिर होता है प्रेसिंग। बेसिकली हम क्या करते हैं, फील्ड प्रेस को लेकर उसको दबा देते हैं, देन उस चीज़ को हम ड्राई करते हैं एंड फिर पॉइजनिंग करते हैं, ताकि उसके अंदर कोई भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल सब जैसे फंजाई लगाओ या फिर कोई इंसेक्ट लगाओ जिससे उसके अंदर कंटामिनेशन हो सके, उसको रिमूव करने के लिए हम पॉइजनिंग करते हैं। HgCl2 इज अ फंजीसाइड एंड DDT इज एन इंसेक्टिसाइड। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। 1% HgCl2 सोल्यूशन यूज होता है बेसिकली। एंड देन होती है माउंटिंग। माउंटिंग किसके ऊपर? मतलब ये प्लांट स्पेसिमेन हमने ड्राई कर लिया, प्रेस कर लिया, पॉइजन कर दिया, फिर हम उसको एक पेपर के ऊपर माउंट कर देते हैं, चिपका देते हैं, दिस नोन एज माउंटिंग। एंड जिस शीट के ऊपर हम चिपकाते हैं हम उसे हर्बेरियम शीट कहते हैं। एंड हर्बेरियम शीट के डायमेंशंस होते हैं
29 इंटू 41 सेंटीमीटर, ठीक है, 29 सेंटीमीटर इंटू 41 सेंटीमीटर का बेसिकली रेक्टेंगुलर डायमेंशन होता है, ठीक है। एंड बेसिकली इस हर्बेरियम शीट, जैसे कि A4 साइज पेपर आप समझ लिए इस डायमेंशन का, ठीक है। एंड देन उसी हर्बेरियम शीट के राइट बॉटम कॉर्नर पर हम एक लेबल लगाते हैं। लेबल में बेसिकली हम कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं, लेबल का डायमेंशन क्या है 7 इंटू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। लेबल में हम क्या क्या रखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द कलेक्टर, द बायोलॉजिकल नेम दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, ठीक है, देन द लोकल नेम ऑफ द प्लांट, है ना, एंड देन द फैमिली। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ये भी आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। सपोज मैंगो है तो मैं उसके अंदर कॉमन नेम रखूंगा मैंगो, ठीक है। लोकल नेम सपोज उसको दशहरी कहा जाता हो उस एरिया में जहाँ से मैंने उसको कलेक्ट किया है, वो हो गया उसका लोकल नेम, ठीक है। एंड देन उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डिएसी, है ना। कलेक्टर सपोज मैं हूँ, ठीक है, हार्दिक राज, कलेक्टर्स नेम हार्दिक राज। किस डेट पर मैंने कलेक्ट करी, सपोज 15 अगस्त। एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन क्या है, सपोज पंजाब में पठानकोट में, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेबल के अंदर राइट बॉटम कॉर्नर में लिखनी होती है इन एरिया ऑफ 7 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज डन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका इंपॉर्टेंट नाम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है दैट नेम 2 अदर साइंटिस्ट other than Carolus Linnaeus who have played an important role in this entire classification system, and उनका नाम है बैंथम एंड हुकर। बैंथम एंड हुकर ने एक बुक लिखी दैट वाज जेनेरा प्लांटेरम। आपको ये भी बात याद होनी चाहिए। नाउ हर्बेरियम शीट सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। जैसे कि आपको इस डायग्राम से पता चल रहा है, बेसिकली लाइब्रेरी क्रिएट कर जाता है, लाइब्रेरी टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। सपोज एक फैमिली का यहाँ पर हर्बेरियम शीट्स रखी है, दूसरी फैमिली की हर्बेरियम शिप्स हमने उस तरफ रखी है, ठीक है। बेसिकली हम नाम लिख देंगे दैट यहाँ पर पॉलीमोनियंस ऑर्डर की सारी हर्बेरियम शिप्स है। फिर उसी के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की हुई है दैट इस ड्रॉर के अंदर सिर्फ एक फैमिली के हैं, दूसरे ड्रॉर के अंदर दूसरे फैमिली के हैं, ठीक है। फिर मैं दूर जाके गया, फिर मेरे को बहुत बड़ा सा ड्रॉर मिला, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली एनिमल्स के सारे हैं। फिर मैंने एनिमल के अंदर वेरियस ड्रॉर्स खोल के रखे, तो सिंपली उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइलम के थे, फाइलम के अंदर भी क्लासिफिकेशन की हुई है। बेसिकली इसी सिस्टम पर आपका लाइब्रेरी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है ताकि इट कैन सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। नेक्स्ट इज बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। मैं इन दोनों को एक साथ डिस्कस करता हूँ। बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर बेसिकली XC2 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। XC2 मेथड्स ऑफ क्या कहते हैं, सॉरी फंबल करने के लिए, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर बेसिकली फॉर XC2 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली जो नेचुरल हैबिटेट है ऑर्गेनिज्म का, उससे हम बहुत दूर ले जाके उसको प्रिजर्व करते हैं एंड हम कोशिश करते हैं दैट उसकी नेचुरल हैबिटेट की कंडीशंस को हम सिमुलेट कर सके ताकि वो अच्छे से सर्वाइव करके थ्राइव भी कर सके उस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इसी को हम बेसिकली बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स कहते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट बेसिकली बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर आपकी बहुत एंडेमिक स्पीशीज एंड एक्सोटिक स्पीशीज का प्रिजर्वेशन होता है। एंडेमिक स्पीशीज मतलब एक ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हो, एंड एक्सोटिक स्पीशीज दैट अ पर्टिकुलर स्पीशीज दैट इज फाउंड इन अनदर एरिया इज ब्रॉट फ्रॉम दैट एरिया टू अ डिफरेंट एरिया एंड इज बीइंग ग्रोन देयर सो इस बेसिक थ्योरी के बाद हम फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं। नाउ बोटानिकल गार्डन्स, बोटानिकल नाम से पता चल रहा है सिर्फ लिविंग प्लांट्स के लिए। सपोज एक पेड़ लगा हुआ है एंड पेड़ के पास उसका एक नेम टैग लगा हुआ है दैट कौन सा पेड़ है, ठीक है, दैट इज बेसिकली बोटानिकल गार्डन। नाउ फेमस बोटानिकल गार्डन्स के आपको नाम पता होने चाहिए। रॉयल बोटानिकल गार्डन इज इन क्यू इंग्लैंड, IBG दैट इज इंडियन बोटानिकल गार्डन इज इन हावड़ा इंडिया, एंड NBRI दैट इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज इन लखनऊ इंडिया। एंड एक और जो आपको याद होना चाहिए, लॉयड बोटानिकल गार्डन दैट इज इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। नाउ म्यूजियम आर द बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ताकि स्टूडेंट्स उसको जाके विजिट कर सके एंड उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो वहाँ पर। बेसिकली क्या होता है, देयर इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस, दोनों का प्रिजर्वेशन होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। बेसिकली अगर आपने बायोलॉजी लैब्स अपने स्कूल में देखी होंगी, उसके अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज को प्रिजर्व किया जाता है, किसके अंदर, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर। नाउ plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. 3 steps insects के लिए, collecting, killing and pinning.
Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved, and museums often have collections of skeletons of animals too. Obvious ही बात है ना. Zoological parks basically ex situ method of conservation है जहाँ पर endemic and exotic species of animals को preserve किया जाता है, simulating conditions similar to their natural habitats. ठीक है, यहाँ पर हम rhinoceros को देख सकते हैं, elephant, tiger, basically सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं. Now वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड की. ठीक है, जॉन रे ने कॉन्सेप्ट दिया था की का. जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने की का कॉन्सेप्ट दिया था. की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन. बेसिकली हमने क्या बात करी थी, इट इज फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स, चाहे जूलॉजिकल पार्क हो, बोटानिकल गार्डन हो, चाहे हर्बेरियम शीट्स हो, सबका एक ही बेसिक मतलब है ताकि आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, एंड उसको हेंस करेक्टली क्लासीफाई भी कर पाए ना. Basically, keys consist of contrasting characters generally in a pair called a couplet. For example, मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है तो मेरे पास दो चॉइसेस होंगी. सपोज उसके अंदर फेदर है या फेदर नहीं है. इन दोनों चॉइसेस को हम कहते हैं कपलेट. फेदर होगा तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा अपनी मतलब उस ऑर्गेनिज्म के इन्वेस्टिगेशन के अंदर. सपोज मेरे को कोई बर्ड मिली है, ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने एक शीट बनाई होगी जिसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं उसको देखूंगा दैट फेदर प्रेजेंट और फेदर एब्सेंट. तो मेरे पास बर्ड है तो मैं बोलूंगा फेदर प्रेजेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डज इट हैव अ बीक और डज इट नॉट हैव अ बीक. तो बीक होगी, सो यस बीक है. सो बेसिकली हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में चूज करना है, एंड जिस कैरेक्टर को हम चूज करके आगे बढ़ते हैं, जिस कैरेक्टर को चूज करके हम आगे बढ़ते हैं उसे हम लीड कहते हैं. फॉर एग्जांपल सीआईडी चल रहा हो, सीआईडी में उनको बेसिकली क्रिमिनल की तरफ एक लीड मिलता है. ठीक है, उनको एक क्लू मिलता है ना, उसी को हम लीड कहते हैं. सो the contrasting characters generally in a pair are called a couplet, and each statement in the key is called a lead that further leads to the identification and classification correctly of that organism. Now separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. Very very important है that हर एक taxonomic category मैंने क्या बोलता, कैटेगरी, ग्रुप, रैंक, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबका मतलब एक ही है. ठीक है, इट इज टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ एनी कैटेगरी. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक, सॉरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इज नोन एज अ टैक्सॉन. सो बेसिकली किंगडम का अपना एक की होगा, फाइलम का अपना एक की होगा, स्पीशीज का अपना एक की होगा. हर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की का अपना अपना की होगा. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर तीन चीजें रह गई और फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ. फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ. सो दीज हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस सी बात है. नाउ फ्लोरा की बेसिकली क्या बात है, आपको एक एग्जैक्ट लाइन पता होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे कोई तू तड़ाका कर नहीं सकता, आपको एग्जैक्ट लाइन पता ही होनी चाहिए. दैट फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसलिए आपको बहुत ही एम्फेसिस देकर आपको मैं बता रहा हूँ. फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट of habitat and distribution of plants. फ्लोरा नाम से पता चला है, हम बोलते हैं ना फ्लोरा एंड फौना. तो फ्लोरा में बेसिकली हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ वेरी गिवन एरिया. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. वापस वो बात एम्फेसाइज करेगी दैट पर्टिकुलर एरिया की बात करी गई है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट स्पेसिमेंस. नाउ फ्लोरा की बात होगी. मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम और स्पीशीज. ठीक है, यहाँ पर स्पीशीज की बात करी गई है, आपको प्लांट और एनिमल यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है. स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया. एंड मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल, मोनोग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन. एंड वापस वही बात, टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक इन द एंटायर टैक्सोनॉमिक हायरार्की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्सॉन वर्ड से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए मैंने. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत बार इस लेक्चर में आपको बात बता चुका हूँ. एंड नाउ लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्चुअली नीट एग्जाम्पल सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आई गेस वेरी शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट वेरिएंट्स दैट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट आर नोन एज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल को चेक करिएगा, उसमें क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा. एंड अगर आप किसी भी बच्चे को नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर उसको पूछेंगे कि आपको इसका आंसर पता है, ठीक है, उसका आंसर बेसिकली नो ही आएगा मोस्टली, क्योंकि अगर आपने इकोलॉजी नहीं पढ़ी है, ये पॉइंट एक्चुअली इकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपने इकोलॉजी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर नहीं पता चलेगा. लेकिन जो अच्छे कोचिंग्स होते हैं उनमें ये बात इधर ही बता दी जाती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. ठीक है, एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लेकिन इनसाइड द सिलेबस है, क्योंकि आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपसे पूछा गया है ना, इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. सो इट इज नोन एज बायोटाइप और इकोटाइप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ बायोटाइप, व्हाट इज अ इकोटाइप?
these are the variants that show changes in morphological characteristics with altitudinal gradient. ठीक है, बेसिकली बायोटाइप और इकोटाइप कौन सी होती है स्पीशीज, बेसिकली इन स्पीशीज का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सेम होता है, एंड हेंस इससे इन्फर किया जाना चाहिए दैट इनकी कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन तब जब इनको सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस मिले ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर आप उनको वेरियस ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स के ऊपर डालोगे, सपोज एक स्टीप सी हिल है, ठीक है, एंड उसके वेरियस लेवल्स पर, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए आपने उसी बायोटाइप या इकोटाइप को वेरियस हाइट्स पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें ओवर द टाइम अडेप्टेशन की वजह से, ड्यू टू अडेप्टेशन टू इट्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, दीज आर द वेरिएशन, दीज आर द वेरिएंट्स दैट शो changes in the morphological characteristics with altitudinal gradient, that is height. Now when grown under similar conditions, morphological variations disappear. ठीक है, these disappear क्यों? Because they all have the common morphology because of the similar genetic constitution. Very very important, आपको ये बात नहीं मिल रही है। So and with that I conclude the summary of this chapter that is known as the living world. लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज़ें बताई हैं, दैट इज एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, जो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।